नमस्कार दोस्तों। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की सीरीज में चैप्टर नंबर 15 को पढ़ते पढ़ते पिछली वीडियो में हमने सेक्शन 218 बीएनएसएस जो 197 सीआरपीसी की करस्पॉन्डिंग सेक्शन है उसको हमने पढ़ा और उसका कुछ पार्ट हमने पढ़ा है जिसको हमने वीडियो का नाम दिया पार्ट 1। आज जो बचे हुए प्रोविजंस हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे और हमारा प्रोसीजर ये चल रहा है दोस्तों कि हम क्वेश्चन रख के फिर उसका आंसर लेते हैं। वर्ड टू वर्ड इस सेक्शन को हम नहीं पढ़ा रहे। अगर दोस्तों मेरी वीडियोस आपको अच्छी लगती हैं, आपका ज्ञान बढ़ाती हैं, आपके डाउट्स दूर करती हैं तो लाइक तो बनता है, हाइप भी बनता है। और नए अगर आप चैनल पे आए तो कॉन्फिडेंस के साथ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, नोटिफिकेशन ऑन पर रखिए। तो जल्दी से मैं ब्रीफ में बता देना चाहता हूं कि पिछली सेक्शन में हमने कंक्लूड क्या किया था। बाकी बहुत सारे और एंसिलरी टॉपिक्स हैं जो हमने वहां पर डिस्कस किए हैं, आपको जरूर वीडियो देखनी चाहिए अगर आप लोगों ने नहीं देखी है। लास्ट वीडियो में हमने बताया था कि अगर कोई एक पब्लिक सर्वेंट है और वो ऐसा पब्लिक सर्वेंट है कि जिसको सर्विस से हटाने के लिए या तो गवर्नमेंट ही उसको हटा सकती है या गवर्नमेंट की मंजूरी से उसको हटाया जा सकता है, ऐसे पब्लिक सर्वेंट ने जब वो अपने पदीय कर्तव्य के निर्वहन में लगा हुआ था, जब ऑफिशियल ड्यूटी वो कर रहा था, उस दौरान अगर उसने कोई ऑफेंस कर दिया तो ऐसे ऑफेंस के लिए कोर्ट डायरेक्ट कॉग्निजेंस नहीं लेंगी। कॉग्निजेंस लेने से पहले कोर्ट्स के पास उस गवर्नमेंट की सेंशन होनी चाहिए, पूर्व मंजूरी होनी चाहिए जिस गवर्नमेंट के अंडर वो व्यक्ति काम कर रहा था। तो बिना प्रीवियस सेंशन के, पूर्व मंजूरी के गवर्नमेंट की कोई भी कोर्ट ऐसे पब्लिक सर्वेंट के अगेंस्ट ऐसे ऑफेंस के लिए जो अभी पीछे बताए कॉग्निजेंस नहीं लेंगे। तो इसको मैंने रिस्ट्रिक्टेड पार्ट में बांटा था। क्या होता है रिस्ट्रिक्शन, आप वीडियो में देख लीजिए। देखिए सेक्शन 218 प्रोटेक्शन दे रही है और किसी को सुरक्षा दे रही है कॉग्निजेंस से, अब्यूजन से, प्रोसिक्यूशन से, कि ऑफेंस करने के बाद भी उनका डायरेक्ट प्रोसिक्यूशन नहीं हो सकता। और वहीं पर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है आर्टिकल 14 कि लॉ के सामने सभी लोग बराबर हैं। कोई व्यक्ति चाहे पब्लिक सर्वेंट है चाहे वो जनरल पब्लिक है, सभी लोगों के लिए कानून बराबर है। जनरल पब्लिक को तो ऐसी प्रोटेक्शन है नहीं, लेकिन यहां पर पब्लिक सर्वेंट को प्रोटेक्शन दी गई। तो क्या ये इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ है? क्या यहां पर पब्लिक सर्वेंट और जनरल पब्लिक को इक्वली देखा जा रहा है बिफोर लॉ? यहां कहीं डिस्क्रिमिनेशन तो नहीं हो रहा है, पक्षपात तो नहीं लग रहा है? तो इसके लिए क्वेश्चन आता है वेदर दिस सेक्शन 218 और 197 व्हाटएवर मे बी इज वायलेटिव ऑफ आर्टिकल 14 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और नॉट। इसके पीछे की कुछ बातें मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा जिससे कि हमारा थोड़ा माइंड ओपन हो जाएगा। देखिए किसी भी देश को चलाने के लिए एक गवर्नमेंट चाहिए होती है। वो गवर्नमेंट कुछ ना कुछ अपने फंक्शंस करेंगी उस सिस्टम को चलाने के लिए, और गवर्नमेंट को अपने फंक्शंस करने के लिए पब्लिक सर्वेंट्स की आवश्यकता होती है। पब्लिक सर्वेंट्स के थ्रू अपने फंक्शंस कोई भी गवर्नमेंट अपने काम कराती है लोक सेवक के द्वारा। और लोक सेवक अगर इस डर में रहेगा कि मैंने ये काम किया और इस काम के करने से मेरे ऊपर ये एलिगेशन आ जाएगा, तो शायद जो गवर्नमेंट के काम हैं उनमें कहीं ना कहीं रुकावट आएगी। और ऐसा जब देखा गया था दोस्तों कि जब 2G घोटाला हुआ था हमारे देश में, उसके बाद जब वो घोटाला खुला और बहुत सारे लोगों के खिलाफ केस रजिस्टर हुए, जेल में गए बहुत सारे लोग, तो अब उस दौरान गवर्नमेंट में ये देखा गया था कि उन्होंने काम करना ही बंद कर दिया था। इस कारण से काम करना बंद कर दिया था, डिसीजन लेना बंद कर दिया था। सोचने लगे थे कि अगर हमने कोई डिसीजन लिया तो कहीं वो ऑफेंस ना हो जाए, हमसे कोई गलती ना हो जाए और हम जेल ना चले जाए। तो इस तरीके से अगर इस पब्लिक सर्वेंट को कोई प्रोटेक्शन नहीं दी जाएगी तो कहीं ना कहीं जो गवर्नमेंट की फंक्शंस हैं वो सफर करेंगे और प्रॉपरली वो नहीं होंगे, और अल्टीमेटली उसका रिजल्ट, उसका इफेक्ट किसके ऊपर पड़ेगा? जनरल पब्लिक के ऊपर पड़ेगा। इसलिए लेजिस्लेचर ने सोच समझकर ऐसी प्रोटेक्शन पब्लिक सर्वेंट को सेक्शन नंबर 218 में दी है। इसके रिगार्डिंग माननीय सुप्रीम कोर्ट के पास एक केस पहुंचा था
इस क्वेश्चन को फिर वहां पर डिसाइड कर दिया माननीय सुप्रीम कोर्ट ने। केस का नाम है माता जोग दोवे वर्सेस एच.सी. भारी। इसकी साइटेशन आप देख लीजिए, 1956 क्रिमिनल लॉ जर्नल 140 एंड इक्विवेलेंट साइटेशन AIR 1956 SC 44। इस जजमेंट में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसाइड किया कि ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं है और ना ही आर्टिकल 14 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन है। तो ये बोल दिया उन्होंने हेल्ड करते समय, दिस सेक्शन, उस समय तो ये सेक्शन 197 थी, उसकी सबसेक्शन 1 इज नॉट वायलेटिव ऑफ आर्टिकल 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इन्होंने कोई वायलेशन नहीं करती है ये। दूसरा साथ में कहा, इसका रीजन बताया, बिकॉज द डिस्क्रिमिनेशन तो है, माना सुप्रीम कोर्ट ने कि डिस्क्रिमिनेशन है यहां पर, बट जब आप आर्टिकल 14 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे तो वहां पर यह बात समझाई जाती है कि डिस्क्रिमिनेशन किया जा सकता है। हालांकि डिस्क्रिमिनेशन को रोकता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, बट साथ में एक विंडो दी गई कि डिस्क्रिमिनेशन किया जा सकता है, बट डिस्क्रिमिनेशन कैसा होना चाहिए। वही बात इन्होंने कहा कि बिकॉज डिस्क्रिमिनेशन इज बेस्ड ऑन रेशनल क्लासिफिकेशन। रेशनल क्लासिफिकेशन के आधार पर अगर डिस्क्रिमिनेशन किया गया है तो वो डिस्क्रिमिनेशन फंडामेंटल राइट्स के वायलेशन में नहीं होगा। रेशनल का मतलब है कि लॉजिकल, तार्किक वर्गीकरण किया गया है, कुछ लोगों को एक पर्टिकुलर क्लास में डाल दिया गया जिसको कुछ एक पर्टिकुलर फायदे मिलेंगे, दूसरे पार्ट से, दूसरे ग्रुप से कुछ डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है, लेकिन वो डिस्क्रिमिनेशन रेशनल है, लॉजिकल है और उसकी जरूरत है, इसलिए ऐसा डिस्क्रिमिनेशन किया गया। और ऐसा डिस्क्रिमिनेशन अब फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन नहीं करेगा। तो इस जजमेंट में माता जोग वर्सेस एच.सी. भारी, इस केस में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा डिसीजन लिया। और साथ में पर्पज बताते हुए कि ये सेक्शन का पर्पज क्या है, तो ये लिखा कि पब्लिक सर्वेंट हैव टू बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम हरासमेंट in the discharge of his official duty while ordinary people are not so engaged in any official duty। हिंदी में अगर बात करें तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि भाई पब्लिक सर्वेंट और लोक सेवक को सुरक्षा देनी पड़ेगी। जब वो पब्लिक के लिए काम करता है तो उस काम से किसी ना किसी को कोई प्रॉब्लम भी हो सकती है, वेस्टेड इंटरेस्ट हो सकते हैं किसी पर्सन के, हो सकता है कुछ सोशल एलिमेंट हो, जो पब्लिक सर्वेंट अच्छा काम कर रहा है उसको हटाने के लिए झूठी कंप्लेंट्स कर सकते हैं, झूठे केस रजिस्टर करा सकते हैं उसके ऊपर। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में डिसाइड किया कि पब्लिक सर्वेंट्स को प्रोटेक्शन देना जरूरी है फ्रॉम हरासमेंट, फॉल्स एलिगेशंस, वेक्सिशियस प्रोसिक्यूशन। ये पर्पज भी है। आपको अगर कहीं क्वेश्चन में पूछ लिया जाए कि व्हाट इज द पर्पज ऑफ सेक्शन 218 BNSS और द प्रोटेक्शन गिवन अंडर दिस सेक्शन, तो पर्पज आप यहां से लिख सकते हैं और ये सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का आप सहारा ले सकते हैं। अब सेक्शन 218 BNSS में 5 सबसेक्शंस हैं। अभी मैं सबसेक्शन 1 पर ही चल रहा हूं और सबसेक्शन 1 में भी जो हमारा मेन पार्ट था वो हमने डिस्कस किया है। और अब बात करते हैं कि एक बार-बार मैं बात कर रहा हूं कि वो जो पूर्व मंजूरी चाहिएगी, प्रीवियस सेंशन चाहिएगी, किसकी चाहिएगी? गवर्नमेंट की चाहिएगी। लेकिन जब हम अपने यहाँ का स्ट्रक्चर देखते हैं तो हमारे भारत में 2 टाइप की गवर्नमेंट्स आपको देखने को मिलेंगी, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, केंद्र सरकार और राज्य सरकार। तो कब कब हम राज्य सरकार की सेंशन लेकर आएंगे और कब कब हमें सेंट्रल गवर्नमेंट की सेंशन की आवश्यकता पड़ेगी। तो सबसेक्शन 1, सेक्शन 218, उसकी सबसेक्शन 1 और उसकी क्लॉज ए, उसमें 2 क्लॉज हैं, एक क्लॉज ए एंड क्लॉज बी। तो क्लॉज ए बात करती है सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए, क्लॉज बी बात करती है स्टेट गवर्नमेंट के लिए। और क्लॉज ए में ये बताया गया कि अगर वो पब्लिक सर्वेंट जिसके ऊपर आरोप आया, अभियोग लगा कि इसने ऐसा ऐसा अपराध अपनी ड्यूटी के दौरान किया है,
तो उन्होंने कहा है क्लॉज ए में कि अगर वो पब्लिक सर्वेंट एम्प्लॉयड था इन कनेक्शन विद द अफेयर्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट एट द टाइम ऑफ कमीशन ऑफ ऑफेंस, जब ये आरोप लगाया गया है कि उस पर्टिकुलर डेट एंड टाइम पर किसी पब्लिक सर्वेंट ने ऑफेंस किया था, तो उस डेट एंड टाइम पर जिस गवर्नमेंट के लिए ये पब्लिक सर्वेंट काम कर रहा था उस गवर्नमेंट की प्रीवियस सेंशन चाहिए। अगर उस समय पर वो व्यक्ति सेंट्रल गवर्नमेंट के कार्यों के लिए एम्प्लॉयड किया गया था, तो फिर सेंट्रल गवर्नमेंट की प्रीवियस सेंशन चाहिएगी कॉग्निजेंस के लिए। और अगर वहीं पर अगर स्टेट गवर्नमेंट के कार्यों के लिए एम्प्लॉयड था, तो फिर स्टेट गवर्नमेंट राज्य सरकार की पूर्व अनुमति चाहिएगी कॉग्निजेंस लेने के लिए। तो इस तरीके से सरकारों का चुनाव किया जाएगा कि कौन सी सरकार की पूर्व मंजूरी चाहिएगी। अब सबसेक्शन 1 के अंदर एक कॉन्सेप्ट और छिपा हुआ है कि वर्ड यूज हुए हैं एट द टाइम ऑफ कमीशन ऑफ ऑफेंस। जिस समय पर ऑफेंस को बताया जा रहा है कि इस डेट एंड टाइम पर ऑफेंस हुआ था। आप लोगों ने एग्जाम्पल में खूब देखा होगा कि ऑफेंस हुआ था 2 साल पहले, अब उसकी पुलिस के पास इंफॉर्मेशन आ रही है 2 साल बाद, अब पुलिस एफआईआर रजिस्टर कर रही है ऐसे इंसिडेंट के लिए जो 2 साल पहले हुआ था। और मान लीजिए कि इस 2 साल के बीच में वो पब्लिक सर्वेंट रिटायर हो गया, या फिर वो सर्विस से हटा दिया गया है, या और कुछ कारण हैं जो आज की डेट में जब एफआईआर हो रही है, जब इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, वो सर्विस में नहीं है। बट ऑफेंस कब हुआ था? जब वो सर्विस में था, अपनी ऑफिशियल ड्यूटी कर रहा था 2 साल पहले। तो ऐसी सिचुएशन में क्या अब जब रिटायरमेंट के बाद जब आज की डेट में एफआईआर और इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, तो क्या इस समय पर भी उस सरकार की, जिस सरकार के कार्यों में ये पब्लिक सर्वेंट लगा हुआ था, क्या उस सरकार की पूर्व अनुमति की आवश्यकता होगी? तो सबसेक्शन 1 में ही लिखा है वाज और इज, दोनों वर्ड यूज हुए हैं। या तो वो पब्लिक सर्वेंट था या पब्लिक सर्वेंट है। कब? जब ऑफेंस हुआ ऐसा अलेज्ड किया जाता है। तो दोनों ही सिचुएशन में रेलेवेंट एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट की प्रीवियस सेंशन पूर्व मंजूरी की आवश्यकता पड़ेगी। अब एक सिचुएशन और पैदा हो जाती है स्टेट गवर्नमेंट के मामले में। देखिए, कभी कभी हमारी राज्य सरकारें कॉन्स्टिट्यूशन का पालन करने में फेल हो जाती है, और ऐसा व्यू आता है सेंट्रल गवर्नमेंट के सामने कि पर्टिकुलर स्टेट की गवर्नमेंट है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग काम नहीं कर रही है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करते हैं कि उस स्टेट में राष्ट्रपति शासन, प्रेसिडेंट रूल लगा दिया जाता है। और इसके लिए आर्टिकल है हमारे पास, आर्टिकल 356 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और उसकी क्लॉज 1। अगर ऐसी सिचुएशन पैदा हो गई है कि जो किसी स्टेट में प्रेसिडेंट रूल लगा हुआ है, राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है, और उस पीरियड में एम्प्लॉय स्टेट गवर्नमेंट का ही है जो काम कर रहा है, अपनी ड्यूटी कर रहा है, और उस दौरान उस स्टेट गवर्नमेंट के पब्लिक सर्वेंट ने ऑफिशियल ड्यूटी करते हुए कोई ऑफेंस कर दिया, जिसके लिए हमको गवर्नमेंट की प्रीवियस सेंशन की आवश्यकता पड़ेगी। अब ऐसी सिचुएशन में क्या सेंट्रल गवर्नमेंट के प्रीवियस सेंशन की आवश्यकता होगी या स्टेट गवर्नमेंट के प्रीवियस सेंशन की आवश्यकता होगी? तो दोस्तों, इस बात के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा प्रोवाइजो 1। अब ध्यान रखना कि ये प्रोवाइजो 1 क्लॉज ए से भी कनेक्टेड है और क्लॉज बी से भी कनेक्टेड है, क्योंकि क्लॉज ए में बताया गया कि सेंट्रल गवर्नमेंट की प्रीवियस सेंशन की आवश्यकता होगी, क्लॉज बी में बताया गया स्टेट गवर्नमेंट की प्रीवियस सेंशन की आवश्यकता होगी। अब ये जो प्रोवाइजो 1 है, दोनों क्लॉजेस से किस तरीके से कनेक्टेड है देखिए। एम्प्लॉय कहां का है? पब्लिक सर्वेंट कहां का है? स्टेट का। लेकिन स्टेट में क्या हो रखा है? प्रोक्लेमेशन हो रखी है कि वहां पर प्रेसिडेंट रूल लगा दिया गया है अंडर आर्टिकल 356 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। बट एम्प्लॉय स्टिल पब्लिक सर्वेंट स्टेट का है।
इस पीरियड में अगर इस पब्लिक सर्वेंट ने ऐसा ऑफेंस किया तो ये प्रोवाइजो 1 कहता है कि यहां पर क्लॉज बी में जो स्टेट गवर्नमेंट वर्ड यूज हुआ है उस स्टेट गवर्नमेंट की जगह पर आप सेंट्रल गवर्नमेंट लिखकर पढ़ लेना, बाकी चीजें सेम है। इसका मतलब कि अगर राष्ट्रपति शासन के दौरान किसी पब्लिक सर्वेंट ने, जो स्टेट का पब्लिक सर्वेंट है, राज्य का पब्लिक सर्वेंट है, उसने कोई ऑफिशियल ड्यूटी में ऑफेंस कर दिया था तो उसके लिए एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कौन सी होगी? सेंट्रल गवर्नमेंट होगी। और अब सेंट्रल गवर्नमेंट की पूर्व अनुमति चाहिएगी, पूर्व मंजूरी चाहिएगी, तभी कोर्ट कॉग्निजेंस ले सकते होंगे। ये हुआ सबसेक्शन 1 और उसकी क्लॉज ए, उसकी क्लॉज बी एंड प्रोवाइजो 1। अब बात करते हैं प्रोवाइजो नंबर 2, सबसेक्शन 1 का ही। देखिए पहले का मतलब जब ये द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 था तो इसमें केवल एक ही प्रोवाइजो था जो मैंने अभी बता दिया है, प्रोवाइजो नंबर 1। लेकिन आज की डेट में सबसेक्शन 1 में 3 प्रोवाइजो है और पहले एक प्रोवाइजो था और एक एक्सप्लेनेशन था। अब उस एक्सप्लेनेशन को भी प्रोवाइजो में चेंज कर दिया है। वो चेंज करने के बाद प्रोवाइजो नंबर 3 बना दिया है। अब जो प्रोवाइजो नंबर 2 है ये न्यूली एडेड प्रोविजन है। ये प्रोविजन पहले सीआरपीसी में नहीं था। तो प्रोवाइजो नंबर 2 कहता क्या है, किसके बारे में बात करता है? आपको ये टर्मिनोलॉजी थोड़ा ध्यान रखना है कि एक तो होती है सैंक्शन और यहां पर जो वर्ड यूज हुआ है प्रोवाइजो नंबर 2 में वो है डीम्ड सैंक्शन। हिंदी में बोले तो मानद मंजूरी। तो क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि डीम्ड सैंक्शन की बात कहां हुई है तो आपका जवाब आना चाहिए सेक्शन 218 सबसेक्शन 1 और उसका प्रोवाइजो नंबर 2 न्यूली एडेड प्रोविजन है। और यहां पर डीम्ड सैंक्शन की बात हुई है और डीम्ड सैंक्शन पहले लॉ में नहीं था। ये एक चेंज आया है इस सेक्शन में। एक्चुअल में जो प्रोवाइजो नंबर 2 है ये प्रोसीजर बताता है कि जो सैंक्शन ली जाएगी वो कैसे ली जाएगी, क्या तरीका होगा सैंक्शन लेने का। क्योंकि देखिए दोस्तों कि जब कोई एक ऑफेंस हो गया, वो पब्लिक सर्वेंट ने कर दिया, वो पब्लिक सर्वेंट इसमें कवर होता है जिसके लिए प्रीवियस सैंक्शन की आवश्यकता है गवर्नमेंट की। अब उसमें एफआईआर रजिस्टर हो गई। एफआईआर रजिस्टर होने के बाद इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ने इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट कर दिया। अब इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होने के बाद दो बातें मिल सकती हैं इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को कि हो सकता है उसे लगे कि इतनी एविडेंसेस नहीं आई रिकॉर्ड पर जो इस पब्लिक सर्वेंट को चार्जशीट किया जा सके, तो इट मींस अब वो इस पब्लिक सर्वेंट के अगेंस्ट चार्जशीट नहीं बनाएगी। चालान भी बोल देते हैं, किसी स्टेट में चालान नहीं बनाएगी। और अगर मान लो कि इन्वेस्टिगेशन के बाद इस एजेंसी को यह लगा कि इस पब्लिक सर्वेंट के अगेंस्ट सफिशिएंट पर्याप्त सबूत हैं तो अब इसको चार्जशीट करनी पड़ेगी ऐसे पब्लिक सर्वेंट के अगेंस्ट। तो ऐसी वाली सिचुएशन में कि जहां पर चार्जशीट कर रहे हैं तो अब चार्जशीट तैयार हो गई, तो जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है उसकी ड्यूटी ये है कि वो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट से, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे स्टेट गवर्नमेंट, एज पर सबसेक्शन 1 क्लॉज ए क्लॉज बी एंड प्रोवाइजो 1। एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट अगर आपको चेक करना हो कौन सी होगी तो आपको कौन कौन से प्रोविजन देखने होंगे, सबसेक्शन 1 उसकी क्लॉज ए क्लॉज बी एंड प्रोवाइजो नंबर 1, देन आप एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट निकाल सकते हैं। और उसके लिए हमने ऑलरेडी ये प्रोविजंस पढ़ा दिए, तो इट मींस मैं उम्मीद करूंगा कि अब आपको पता होगा कि किस मैटर में कौन सी गवर्नमेंट एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट होगी। तो ये बात उस इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को भी पता होगी कि इस पर्टिकुलर मैटर में एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ये है और उसकी ड्यूटी ये है कि अब वो एक रिक्वेस्ट भेजेगा, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के पास एक रिक्वेस्ट भेजेगा और कहेगा कि अब हमें आप अपने इस पब्लिक सर्वेंट के अगेंस्ट मंजूरी दे दीजिए, जिससे कि उस मंजूरी को कोर्ट में ले जाकर रख दिया जाए और कोर्ट को फिर वो रिस्ट्रिक्टेड से फ्री वाली कैटेगरी में आ जाए और वो कॉग्निजेंस लेके इस पब्लिक सर्वेंट का प्रोसिक्यूशन कर सके, ट्रायल कर सके। तो रिक्वेस्ट भेज दी किसके पास? एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के पास, टू ऑब्टेन
द रिक्विजिट सेंसन, पूर्व मंजूरी लेने के लिए रिक्वेस्ट चली गई। अब गेंद किसके पाले में है दोस्तों? अब गेंद है गवर्नमेंट के पाले में। देखिए, जब भी कोई गवर्नमेंट हो या किसी भी सेंसन की आप बात करोगे तो ऐसा नहीं है कि कोई भी गवर्नमेंट बिना कुछ किए, बिना कोई डॉक्यूमेंट पढ़े, बिना एविडेंसेस पढ़े कह देगी कि नहीं हम सेंसन नहीं दे रहे, या कह देगी कि हाँ हमने सेंसन दे दी। ऐसा नहीं कर सकती। उसके पास अभी देखा, मैंने आपको बताया कि जो एविडेंसेस इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ने कलेक्ट की, वो सारी एविडेंसेस गवर्नमेंट के पास भेजनी पड़ेंगी, जिससे कि गवर्नमेंट उन एविडेंसेस पर अपना माइंड अप्लाई कर सके। क्यों? देखिए, इसके पीछे का बेसिक रीजन ये भी है क्योंकि वो पब्लिक सर्वेंट गवर्नमेंट का है, गवर्नमेंट के लिए काम कर रहा है। गवर्नमेंट के काम इफेक्ट ना हो, इसलिए गवर्नमेंट को ही डिसीजन लेने के लिए एक विंडो दे दी है कानून ने कि आप भी चेक करो, क्या इन सब बातों के बाद भी, इतनी एविडेंसेस के बाद भी आप चाहते हैं कि आपका पब्लिक सर्वेंट प्रोसिक्यूट हो या ना। तो अब एविडेंस के आधार पर इस एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को डिसाइड करना होगा कि उन्हें सेंसन देनी है, मंजूरी देनी है प्रोसिक्यूशन के लिए या नहीं देनी। और हर सेंसन में एक बेसिक इंग्रेडिएंट ये होता है कि जो प्रैक्टिसिंग लॉयर हैं, जब सेंसन उनको देखेंगे, वो उनके हाथ में जब सेंसन आएगी तो पहले वो देखेंगे कि क्या ये सेंसन सही गवर्नमेंट ने दी है, सही ऑफिसर ने दी है, सब्जेक्ट टू 311 आर्टिकल 311 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और वहां पर यह लिखा गया है कि जिसने अपॉइंट किया एटलीस्ट उस लेवल का ऑफिसर होना चाहिए, अथॉरिटी होनी चाहिए जो सेंसन देगी। तो सबसे पहले आप यही चेक करेंगे कि सेंसन दी किसने, जो कंपिटेंट अथॉरिटी है क्या वो सचमुच में कंपिटेंट अथॉरिटी है। और अगर सचमुच में कंपिटेंट अथॉरिटी है तो अब दूसरा क्वेश्चन आपका ये होगा कि आपको चेक करना है क्या कंपिटेंट अथॉरिटी ने अपना माइंड अप्लाई किया क्या सेंसन देने से पहले। क्यों एविडेंस क्यों भेजी गई कोर्ट एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के पास कि आप इनको पढ़ लीजिए, अपना माइंड अप्लाई कर लीजिए, उसके बाद आप हमें बताइए कि आप मंजूरी देते हैं या नहीं देते। अगर उन्होंने अपना माइंड ही अप्लाई नहीं किया तो यहां तो ये सारी लॉ लिखना, इतनी सारी बातें करना, ये तो फ्यूटाइल एक्सरसाइज हो जाएगी, कोई पर्पज ही नहीं बचता है। इसलिए अगर आप प्रैक्टिसिंग लॉयर हैं तो आपको चेक करना है रिकॉर्ड को पढ़कर और ये निकालना है कि जो कंपिटेंट अथॉरिटी है, जो गवर्नमेंट है एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, उसने अपना माइंड अप्लाई नहीं किया और रूटीन मैनर में ये सेंसन दे दी है और इसलिए ये सेंसन वैलिड सेंसन नहीं है। तो दोस्तों, जो प्रैक्टिसिंग यंग लॉयर हैं, ध्यान रखें कि कॉग्निजेंस केवल और केवल वैलिड सेंसन के बाद ही हो सकता है। मान लो सेंसन तो चली गई कोर्ट के पास बट वो वैलिड सेंसन नहीं थी, इनवैलिड सेंसन थी, फिर भी कोर्ट ने अगर कॉग्निजेंस ले लिया तो यू कैन चैलेंज इट। आपको चैलेंज करना चाहिए, नहीं हो सकता है। तो वैलिड सेंसन के लिए दो पॉइंट कि एक तो कंपिटेंट अथॉरिटी आप देख लीजिए और दूसरा देख लीजिए कि उन्होंने क्या माइंड अप्लाई करने के बाद ये मंजूरी दी है। अगर दोनों में से किसी भी एक क्वेश्चन का भी आंसर अगर नो आता है तो वो इनवैलिड सेंसन कहलाएगी, इनवैलिड मंजूरी कहलाएगी। उसके आधार पे आप देख सकते हैं। एक प्रैक्टिकल बात आप लोगों को बता दूं कि आप किस तरीके से इसको कह सकते हैं कि माइंड का एप्लीकेशन नहीं है। देखिए, आरटीआई का जमाना है, आप चाहें तो जिस कंपिटेंट गवर्नमेंट ने ये सेंसन दी आपके क्लाइंट के अगेंस्ट, वहां एक आरटीआई लगाइए और पूछिए कि जो डॉक्यूमेंट्स आपके पास आए थे इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी से, जिनके ऊपर आपने माइंड अप्लाई किया, वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट की सर्टिफाइड कॉपी हमें दे दी जाए। जब आप ऐसा डॉक्यूमेंट मांगेंगे तो दोस्तों प्रैक्टिकल में होता यह है कि जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है ये क्या करती हैं, एक ड्राफ्ट सेंसन बना के अपने रिक्वेस्ट लेटर के साथ एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को भेज देती हैं और ये कहती हैं कि ये तो रहे सारे डॉक्यूमेंट एविडेंसेस और ये रही ड्राफ्ट सेंसन, आप इनके आधार पे हमें सेंसन दे दीजिए, पूर्व मंजूरी दे दीजिए। अब एप्रोप्रिएट अथॉरिटी क्या करती है, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट क्या करती है, माइंड तो अप्लाई करते नहीं, वो ड्राफ्ट सेंसन में ही अपना नाम लिखते हैं नीचे के आई सो एंड सो
grant the approval, grant the sanction for prosecution of so and so public servant. उस ड्राफ्ट को ही एज इट इज कॉपी करके अपना नाम उसमें ऐड करके नीचे साइन करके कह देते हैं कि ये हमारी तरफ से प्रीवियस सैंक्शन हो गई। अब अगर आप यंग प्रैक्टिसिंग लॉयर हैं तो आपको क्या करना है, आरटीआई से वो पूरा लेटर के साथ आए हुए सारे डॉक्यूमेंट्स मांगने। हो सकता है कि आपको वो ड्राफ्ट सैंक्शन भी इस आरटीआई से मांगे गए डॉक्यूमेंट्स में मिल जाए। और अगर आपको मिल जाती है तो फिर आपको एक काम करना है कि इधर तो आप रखेंगे ड्राफ्ट सैंक्शन को और इधर रखेंगे आप जो कोर्ट में सबमिट की गई वो सैंक्शन को, और आप चेक करें कि कहां पर मिस्टेक्स हैं, इवन ग्रामेटिकल मिस्टेक, स्पेलिंग मिस्टेक्स, आप उनको अंडरलाइन करते जाइए। और आप मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये पाएंगे दोस्तों कि जो ग्रामेटिकल मिस्टेक्स ड्राफ्ट सैंक्शन में थी, सेम ग्रामेटिकल मिस्टेक्स वो कोर्ट वाली सैंक्शन में। आप ये पाएंगे कि जो स्पेलिंग मिस्टेक्स ड्राफ्ट सैंक्शन में थी, सेम मिस्टेक्स सैंक्शन कोर्ट वाली सैंक्शन में। देन ये दोनों बातें आप कोर्ट के सामने दिखा सकते हैं, शो कर सकते हैं ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ट्रायल एंड ड्यूरिंग द क्रॉस एग्जामिनेशन ऑफ सैंक्शनिंग अथॉरिटी। और आप ये शो कर सकते हैं कि ये तो रूटीन मैनर में सैंक्शन दी गई थी, इसमें कहीं भी कोई माइंड अप्लाई नहीं किया गया, और वो यहां से दिखाई देता है कि ड्राफ्ट सैंक्शन इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी ने आपके पास भेज दी थी एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के पास, और उन्होंने एज इट इज उठा के उस पर साइन कर दे दिए हैं। और यहां से आप प्रूव कर पाएंगे कि इसमें नॉन एप्लीकेशन ऑफ माइंड है। और जब नॉन एप्लीकेशन ऑफ माइंड अगर आपने एक बार प्रूव कर दिया तो ये होगा कि दिस सैंक्शन इज नॉट वैलिड सैंक्शन। और जैसे ही आपने डिसाइड किया कि इट इज नॉट अ वैलिड सैंक्शन एंड कोर्ट ने डिसाइड कर लिया कि यस इट इज नॉट अ वैलिड सैंक्शन, तो जो कोर्ट ने कॉग्निजेंस लिया था वो कॉग्निजेंस ही बैड हो गया। और जब कॉग्निजेंस जो होती है वो किसी क्रिमिनल केस की नींव होती है, और जब नींव ही खराब हो गई तो बिल्डिंग उसके ऊपर ट्रायल कभी ठीक हो ही नहीं सकता। तो आप अपने क्लाइंट को डिस्चार्ज करा सकते हैं इस ग्राउंड पर। ये मैंने थोड़ा प्रैक्टिकल बात ऐड कर दी है जिससे कि जो यंग प्रैक्टिसिंग लॉयर्स हैं उनको भी थोड़ी हेल्प मिल जाए। तो अब जैसे ही गवर्नमेंट ने अपना माइंड अप्लाई किया तो यहां पर जो रिक्वेस्ट भेजी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ने और गवर्नमेंट ने अपना माइंड अप्लाई किया, तो इसके 3 फेट हो सकते हैं। नंबर 1 फेट कि वो कह सकते हैं कि यस आई गिव सैंक्शन, मैं सैंक्शन देता हूं। दूसरा कह सकते हैं आई डू नॉट गिव सैंक्शन, यानी वो डिनाई कर सकते हैं कि हम सैंक्शन नहीं दे रहे हैं क्योंकि इतना मटेरियल नहीं है जिसके आधार पर प्रोसिक्यूशन किया जा सके। और तीसरा एक और फेट हो सकता है, वो है नॉट डिसाइडेड। रिक्वेस्ट तो चली गई गवर्नमेंट के पास लेकिन अभी तक डिसीजन नहीं लिया है। अब डिसीजन नहीं लिया है तो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी कब तक वेट करेगी? पिछले लॉ में द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर में ये एक लैकुना था, इसके बारे में कुछ भी नहीं लिखा गया था, लेकिन नए लॉ में लॉ फ्रेमर्स ने इसको कवर किया और ये कहा, मैं वर्ड्स आपको प्रोवाइजो 2 की जो लैंग्वेज है वो जरूर पढ़ के दिखाऊंगा एज इट इज लिखी हुई है। और प्रोवाइजो 2 में 2 पार्ट हैं। पहले पार्ट में तो गवर्नमेंट को ये कहा है कि आपको डिसीजन लेना पड़ेगा। पहले पार्ट में क्या बोला? आपको डिसीजन लेना पड़ेगा। यू आर बाउंड टू टेक डिसीजन अपॉन द रिक्वेस्ट सेंट बाय द इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी। आप चाहे तो ये बोलो कि हम सैंक्शन दे रहे हैं, चाहे ये बोलो कि हम सैंक्शन नहीं दे रहे हैं, बट यू हैव टू डिसाइड। तो प्रोवाइजो नंबर 2 का पार्ट 1 कहता है द गवर्नमेंट शैल टेक डिसीजन विद इन अ पीरियड ऑफ 120 डेज। यहां पर बाउंड किया गया कि आपको डिसीजन लेना है और ये भी बताया गया कि कितने दिन के अंदर अंदर डिसीजन लेना है। तो वो नंबर ऑफ डेज आप याद रखिए, आपके एग्जाम के लिए, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काम का है कि वो पीरियड है 120 डेज। 120 दिन में गवर्नमेंट को डिसीजन लेना पड़ेगा कि उन्हें सैंक्शन देनी है या सैंक्शन नहीं देनी है।
उसको आप ऐसे ही लटका कर बीच में नहीं छोड़ सकते। अब क्वेश्चन आएगा कि ये 120 डेज शुरू कहां से होंगे? तो ये शुरू होंगे उस दिन से जिस दिन इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी की रिक्वेस्ट गवर्नमेंट को मिली, फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ द रिक्वेस्ट फॉर सैंक्शन। अभी भी गवर्नमेंट कहती है नहीं, हम डिसीजन नहीं लेते। तो अब सेकंड पार्ट ऑफ प्रोवाइजो नंबर 2 कहता है इन केस इट मींस द गवर्नमेंट जिसके पास सैंक्शन की रिक्वेस्ट भेजी गई है, इन केस इट फेल्स टू डू सो, वो असफल रहती है डिसीजन लेने में। डिसीजन चाहे जो भी हो, चाहे सैंक्शन देने का, चाहे सैंक्शन को डिनाई करने का, ना देने का, अगर वो डिसीजन नहीं लिया 120 दिन में, तो द सैंक्शन शैल बी डीम्ड टू हैव बीन अकॉर्डेड बाय द सच गवर्नमेंट। सेकंड पार्ट में ये कह दिया कि अगर 120 डेज में गवर्नमेंट ने डिसीजन नहीं लिया, वो फेल हो गया, सफल रह गए निर्णय लेने में, तो फिर वो सैंक्शन माना जाएगा कि डीम्ड सैंक्शन है, मानद सैंक्शन है, और सैंक्शन गवर्नमेंट ने दे दी है और ऐसी ही गवर्नमेंट ने सैंक्शन दी है, ये मान लिया जाएगा। और जैसे ही डीम्ड सैंक्शन मान ली जाएगी आफ्टर लैप्स ऑफ 120 डेज, देन कोर्ट नाउ इज फ्री टू टेक कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस allegedly committed by the public servant। जो पब्लिक सर्वेंट ने ऑफेंस किया उसके लिए संज्ञान अब कोर्ट ले सकती है, क्योंकि डीम्ड सैंक्शन जैसे ही हुई कि भैया मान लिया जाएगा कि 120 दिन के बाद सैंक्शन दे दी गई है। अब यहां पर एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। देखिए, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि जो भी ऑफिसर अथॉरिटी कंपिटेंट होगी सैंक्शन देने के लिए, वो सैंक्शन देगी, अपने नीचे साइन करेगी और वो सैंक्शन कोर्ट में जाएगी, और कोर्ट जब उस सैंक्शन को देख लेंगे कि हाँ ये एप्रोप्रिएट पर्सन ने, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ने सैंक्शन दी है, देन कोर्ट इसके बाद कॉग्निजेंस ले सकते हैं। अब यहाँ कॉग्निजेंस ले सकते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि कोर्ट ने कॉग्निजेंस उस प्रीवियस सैंक्शन पर लिया है। नो, कोर्ट ने कॉग्निजेंस वही 4 सोर्सेज जो 210 बीएनएसएस करस्पॉन्डिंग टू 190 सीआरपीसी में लिखे गए, उन्हीं 4 सोर्सेज में से किसी भी एक सोर्स पर लिया। कंप्लेंट, पुलिस रिपोर्ट, इंफॉर्मेशन अदर देन पुलिस ऑफिसर और सुमोटो, इनमें से किसी पर भी कॉग्निजेंस लिया, बट वो टाइम वो होगा कि जब सैंक्शन आ जाएगी। अगर उन्होंने डिनाई कर दिया, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ने कि यस हम सैंक्शन नहीं देते, डिनाइड कर दिया विद इन 120 डेज, देन अब कोर्ट ऐसे ऑफेंस का कॉग्निजेंस नहीं ले सकते। पिछली वीडियो में मैंने प्रैक्टिकल एग्जांपल के थ्रू बहुत अच्छे से आपको समझाया। जिन लोगों ने पिछली वीडियो नहीं देखी है, आपको जरूर देखनी चाहिए। तो 3 फेट हुए और तीनों फेट का डिसीजन किस तरीके से, कैसे डीम्ड सेक्शन, तो ये हुआ प्रोवाइजो नंबर 2। तो अब सबसेक्शन 1 का प्रोवाइजो 1, प्रोवाइजो 2 हमने देख लिया। अब सबसेक्शन 1 के अंदर एक एक्सेप्शन है दोस्तों, कि मान लो कि कोई मामला लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट 2013 के अंतर्गत आता है। इस एक्ट का नंबर 1 है 2014 का, नाम ये है लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट 2013, और सेम मामला 197 या 218 बीएनएसएस में आता है। मींस कि दोनों बातों में कहीं ना कहीं कंट्राडिक्शन आ रहा है, ओवरलैप कर रही हैं दो बातें। तो सबसेक्शन 1 में ही लिखा गया है सेक्शन 218 बीएनएसएस एप्लीकेबल नहीं होगी, क्योंकि एक स्पेशल लॉ है, और स्पेशल लॉ में अगर कोई प्रोसीजर लिखा गया है तो जनरल लॉ पर स्पेशल लॉ का प्रोसीजर प्रिवेल करेगा, वही माना जाएगा। तो ये सबसेक्शन 1 का एक एक्सेप्शन था, आपको याद रखना है, लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट 2013। ये था क्वेश्चन नंबर 3, और तीसरा फ्लोर कंप्लीट हो गया है। अब चलते हैं बिल्डिंग के चौथे फ्लोर की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4 में। देखिए, यहां पर बार बार ये कहा जा रहा है कि पब्लिक सर्वेंट ने अगर कोई एक्ट किया जो ऑफिशियल ड्यूटी में किया था, वो एक्ट ऑफेंस की कैटेगरी में आ गया, तो उसके खिलाफ कॉग्निजेंस नहीं लिया जाएगा। इसी के साथ आप पढ़िए जनरल एक्सेप्शंस, सामान्य अपवाद, आईपीसी और बीएनएस दोनों में दिए गए हैं।
आईपीसी की बात करें तो चैप्टर 4 में थे, और बीएनएस की बात करें तो जनरल एक्सेप्शंस चैप्टर नंबर 3 में है। आईपीसी की बात करें तो सेक्शन नंबर 76 से लेकर 106 तक जाती थी ये जनरल एक्सेप्शंस की सेक्शन, सामान्य अपवाद की। वहीं बीएनएस की बात करें तो सेक्शन नंबर 14 से लेकर सेक्शन 44 तक जाती है। देखिए 14 से लेकर 44 आसान होना चाहिए, सिमिलरिटी कहीं ना कहीं दिख रही है आपको, डिफरेंस दोनों में 30 का है, 30 का है, इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ सेक्शन कितनी हो गई, 31। 14 से लेकर 44 ये जनरल एक्सेप्शंस हैं। तो यहां पर आईपीसी की बात करिए तो सेक्शन, पहली 4 सेक्शंस 76 से लेकर 79, और बीएनएस की बात करें तो वहां पर भी पहली 4 सेक्शन 14 से लेकर 17। इनको जब आप पढ़ेंगे, इनके इलस्ट्रेशन आप पढ़ेंगे, तो कहीं ना कहीं आप ये पाएंगे कि वहां ये बताया जा रहा है कि अगर पब्लिक सर्वेंट ने कोई ऑफिशियल ड्यूटी में कोई एक्ट कर दिया या वहां पर लिखी हुई बातों के आधार पर एक्ट किया, मैं उनमें जाऊंगा तो वीडियो लंबी हो जाएगी, जब उनकी बारी आएगी तो उसको भी डिटेल में पढ़ाएंगे। अगर किसी पब्लिक सर्वेंट ने ऑफिशियल ड्यूटी में कोई एक्ट कर दिया था तो वो ऑफेंस की कैटेगरी में ही नहीं आएगा, वो ऑफेंस की कैटेगरी में ही नहीं आएगा, अपराध ही नहीं माना जाएगा। ऐसी बात करती हैं 4 सेक्शंस 14 से लेकर 17 बीएनएस एंड 76 से लेकर 79 आईपीसी। तो क्या आपको कुछ डिफरेंस या रिलेशन दिखाई दे रहा है सेक्शन नंबर 218 बीएनएसएस और या फिर जनरल एक्सेप्शंस में? आप वीडियो को पॉज करिए और वीडियो पे कमेंट करके आप बताइए कि आपको ये डिफरेंस दिखाई दे रहा है। मैं बताने की कोशिश करता हूं। अब मैं फिर से आपको, मैं 3 वर्ड्स पिछली वीडियो में भी यूज किए, आज की वीडियो में भी यूज कर रहा हूं। 3 वर्ड्स हैं कि कॉग्निजेंस, संज्ञान लेने के लिए मैजिस्ट्रेट कुछ ऑफेंसेस के लिए टोटली फ्री हैं, उन पर कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। कुछ ऑफेंसेस के लिए कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं, कुछ ऑफेंसेस के लिए प्रोहिबिशन है, कुछ एक्ट के लिए प्रोहिबिशन है कि आप इन एक्ट का तो कॉग्निजेंस लेंगे ही नहीं। फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं, फ्री का मतलब है कि मजिस्ट्रेट को कुछ नहीं चाहिए, केवल 4 सोर्सेज चाहिए जो सेक्शन 210 बीएनएसएस में है, कॉग्निजेंस ले सकते हैं। प्रोहिबिटेड का मतलब है निषेध है, कॉग्निजेंस आप लेंगे ही नहीं। रिस्ट्रिक्टेड का मतलब है कि थोड़ा फ्री है और थोड़ा निषेध है। इसका मतलब कि कॉग्निजेंस लेने से पहले कुछ कार्यवाही पूरी कर लेना, सर्टेन फॉर्मेलिटीज पूरी कर लेना और आप कॉग्निजेंस ले लेना। तो जो जनरल एक्सेप्शंस हैं वो प्रोहिबिटेड कैटेगरी के हैं। इसका मतलब यह है कि वो एक्ट जिनको कहा गया कि ये ऑफेंस की कैटेगरी में नहीं आएंगे, चाहे वो ऑफेंस देखने में लगते हैं, चाहे वो ऑफेंस के इंग्रेडिएंट पूरे करते हैं, बट वो एक्ट ऑफेंस की कैटेगरी में नहीं आएगा अगर वो एक्ट सेक्शन 14 से लेकर सेक्शन 44 बीएनएस तक पड़ता है। आज की वीडियो में हम देख रहे हैं सेक्शन 14 से लेकर केवल 17 तक की बात। तो वो प्रोहिबिटेड हैं, वो तो ऑफेंस की कैटेगरी में ही नहीं आएंगे और उन पर तो कभी भी कॉग्निजेंस होगा ही नहीं, क्योंकि वो तो ऑफेंस की कैटेगरी में नहीं आए। तो सेक्शन 218 और 197 इनसे किस तरीके से डिफरेंस है कि पहली बात तो ये रिस्ट्रिक्टेड कैटेगरी में है, प्रोहिबिटेड नहीं है यहां पर कॉग्निजेंस का लिया जाना, यहां पर प्रोहिबिटेड नहीं किया गया, रिस्ट्रिक्ट किया गया है, ये कहते हुए कि पहले आप एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट की सैंक्शन ले लेना, मंजूरी ले लेना, अगर वो गवर्नमेंट मंजूरी देती है तो फिर आप कॉग्निजेंस ले लेना। इट मींस यहां पर टोटल प्रोहिबिशन नहीं है कॉग्निजेंस का, बट जनरल एक्सेप्शंस में टोटल प्रोहिबिशन है कि वो ऑफेंस ही नहीं है तो कॉग्निजेंस तो हो ही नहीं सकता। तो ये डिफरेंस था जनरल एक्सेप्शंस एंड सेक्शन नंबर 218 बीएनएसएस में। देखिए सबसेक्शन 1 में मैंने एक एक्सेप्शन बताया लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट का। क्या और कोई एक्सेप्शंस हैं? मैं आपको क्वेश्चन नंबर 5 के थ्रू इसको समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए पब्लिक सर्वेंट ऐसा है जिसको रिमूव करने के लिए या तो गवर्नमेंट चाहिए या गवर्नमेंट की मंजूरी से हटाया जा सकता है, जो एक कंडीशन है सेक्शन नंबर 218 सबसेक्शन 1 बीएनएसएस की।
इस कंडीशन को पब्लिक सर्वेंट कंप्लीट करता है, फुलफिल करता है। दूसरी कंडीशन चाहिए कि वो जो एक्ट ऑफेंस बन गया वो उसने किया था इन डिस्चार्ज ऑफ हिज ऑफिशियल ड्यूटी, पदीय कर्तव्य को निर्वाह करते करते वो एक्ट किया था जो अपराध बन गया। मैं कहता हूं ये वाली बात भी कंप्लीट हो जाती है। दोनों बातें कंप्लीट होने के बाद क्या कुछ ऑफेंसेस ऐसे हैं जिनके लिए किसी भी गवर्नमेंट की पूर्व मंजूरी की, प्रीवियस सैंक्शन की आवश्यकता नहीं होगी? क्या कुछ ऑफेंसेस ऐसे हैं? तो यस हैं। सीआरपीसी की अगर बात करें तो सेक्शन 197 सब सेक्शन 1 के अंदर एक एक्सप्लेनेशन दिया गया था। वहां पर कुछ ऑफेंसेस लिखे गए थे और यह कहा गया था कि अगर किसी पब्लिक सर्वेंट ने ऑफिशियल ड्यूटी करते करते ये वाले ऑफेंस कर दिए हैं तो फिर नो सैंक्शन इज रिक्वायर्ड, फिर किसी पूर्व मंजूरी की आवश्यकता नहीं होगी। और वही एक्सप्लेनेशन आज की डेट में प्रोवाइजो नंबर 3 हो गया है। मैं इसी बात को एक क्वेश्चन रख के पूछूं जिससे कि आपके माइंड में भी ये रहे कि क्वेश्चन किस तरीके से आ सकता है, वेदर ऑल ऑफेंसेस आर कवर्ड और देयर इज एनी एक्सेप्शन अंडर सेक्शन 218। यस, सेक्शन 218 बीएनएसएस में दो टाइप के एक्सेप्शंस अवेलेबल हैं। एक टाइप तो मैं कह रहा हूं इंप्लाइड है और दूसरा है एक्सप्रेस एक्सेप्शन। जिनको विशेष रूप से लिख दिया, एक तो ऐसे अपवाद हैं, जिनको विशेष रूप से नहीं लिखा है उनको तलाश करके निकाला गया, उसको कहते हैं इंप्लाइड एक्सेप्शंस। तो इंप्लाइड एक्सेप्शंस में तो पिछली वीडियो में आप समझ गए होंगे कि जो मैंने ग्रीवियस हर्ट का एक एग्जांपल दिया था कि पब्लिक सर्वेंट था बट जब उसने वो एक्ट किया तो वो ऑफिशियल ड्यूटी में नहीं था, या फिर वो पब्लिक सर्वेंट था, एक्ट उसने ऑफिशियल ड्यूटी में ही किया था बट वो पब्लिक सर्वेंट ऐसा था कि जिसे हटाने के लिए, सर्विस से हटाने के लिए ना तो गवर्नमेंट की जरूरत है ना गवर्नमेंट की मंजूरी की जरूरत है। तो ऐसे ऑफेंसेस के लिए कॉग्निजेंस कोर्ट फ्रीली ले सकती है और किसी पूर्व मंजूरी की आवश्यकता नहीं होगी, तो वो इंप्लाइड एक्सेप्शन है। लेकिन सेक्शन 218 में एक्सप्रेस एक्सेप्शन भी दिया गया है, विशेष रूप से लिखकर बताया गया है कि एक कुछ ऑफेंसेस हैं जो सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 218 बीएनएसएस के स्कोप से बाहर होंगे। प्रोवाइजो नंबर 3 कहता क्या है? और प्रोवाइजो नंबर 3 क्लॉज ए और क्लॉज बी दोनों के लिए एप्लीकेबल है। और प्रोवाइजो 3 में कहा गया नो सैंक्शन शैल बी रिक्वायर्ड, कोई इफ नहीं कोई बट नहीं, अगर ऑफेंस ऐसा होगा देन फिर कोई सैंक्शन की आवश्यकता नहीं होगी। इन केस ऑफ अ पब्लिक सर्वेंट एक्यूज्ड ऑफ एनी ऑफेंस alleged to have been committed, ऐसे मामले में कि जब एक पब्लिक सर्वेंट एक्यूज है और ऐसे ऑफेंस का आरोप है उसके ऊपर कि उसने कौन कौन सी धाराओं के अंतर्गत अपराध किया है, तो पहली बात तो आप ये नोट करना कि जितने भी अपराध यहां पर लिखे गए हैं ये सारे के सारे केवल और केवल बीएनएस के हैं, किसी स्पेशल लॉ के ये अपराध नहीं है, पहली बात। दूसरी बात कि ये जो ऑफेंसेस हैं, इन ऑफेंसेस का, अगर इन ऑफेंसेस को पब्लिक सर्वेंट ने इन द डिस्चार्ज ऑफ हिज ऑफिशियल ड्यूटी किया है तो प्रोवाइजो 3 कहता है कि किसी भी सैंक्शन की आवश्यकता नहीं होगी। तो वो ऑफेंस हैं सेक्शन नंबर 64 से लेकर 66, सेक्शन 68 से लेकर 71 एंड सेक्शन 74 से लेकर 79। और 3 सेक्शन और बच जाती हैं, सेक्शन 143, सेक्शन 199 एंड सेक्शन 200। ये टोटल मिलाकर 16 सेक्शंस हैं, 16 धाराएं हैं जिनको अपवाद के रूप में रखा गया प्रोवाइजो नंबर 3 में। और ये कहा गया कि अगर किसी पब्लिक सर्वेंट ने ये वाले अपराध किए इन द डिस्चार्ज ऑफ हिज ऑफिशियल ड्यूटी तो उसके लिए किसी भी पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी। याद रखने के लिए मैंने इधर आपको लिखा है, देखिए 64 से लेकर 66 तक गए लेकिन 67 को हटा दिया।
अगला अगला नंबर 68 से लेकर 71 तक गए तो उसके आगे की दो सेक्शंस फिर हटा दी गई, 72 एंड 73, और फिर उसके 73 के आगे से शुरू किया 74 से लेकर 79 तक। और ये तीन सेक्शंस आप अलग से याद रख लीजिए। और ये 199 एंड 200, ये पहले सेक्शन हुआ करती थी 166 कैपिटल ए और ये थी 166 कैपिटल बी आईपीसी की। और ये जो सेक्शंस हैं दोस्तों, ये वाली सेक्शंस ये रेप से रिलेटेड है, सेक्सुअल ऑफेंसेस हैं अगेंस्ट वोमेन। और ये वाली भी सेक्शन अगेंस्ट वोमेन ही हैं, बट ये असॉल्ट से रिलेटेड हैं या क्रिमिनल फोर्स से रिलेटेड है। जब किसी वोमेन की मॉडेस्टी को आउटरेज करने की, मॉडेस्टी की इंसल्ट करने की बात कही जाएगी तो कहीं ना कहीं यहां पर फॉल होती है ये बातें, और ये सेक्सुअल ऑफेंसेस है अगेंस्ट वोमेन है। लेकिन ये सेक्शन आप देखेंगे 143, तो ये ट्रैफिकिंग ऑफ पर्सन है, और पर्सन में मैन वोमेन दोनों इंक्लूड होते हैं। तो यहां पर स्पेशली वोमेन नहीं है, लेकिन ट्रैफिकिंग कर रहा है कोई पब्लिक सर्वेंट इन द डिस्चार्ज ऑफ हिज ऑफिशियल ड्यूटी, तो फिर उसके लिए, उस ऑफेंस के लिए कॉग्निजेंस कोर्ट ले सकती है विदाउट प्रीवियस सेंस। तो इस तरीके से आप ये सेक्शंस याद रख सकते हैं, और केवल बीएनएस की ये सेक्शंस हैं जो अपवाद की कैटेगरी में आएंगी, धारा नंबर 218। तो आज की वीडियो फिर लंबी हो रही है दोस्तों, एक छोटी सी वीडियो फिर और लूंगा मैं सेक्शन नंबर 218 को पूरा करने के लिए, बिकॉज सबसेक्शन 1 इतनी बड़ी सेक्शन हो गई है कि उसमें कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा है। आपने देखा होगा कि और चैनल्स पे भी आप वीडियो देखिए, वहां सिर्फ आपको इंग्लिश की हिंदी करके बता देंगे, या हिंदी को पढ़ के बता देंगे, इंग्लिश को पढ़ के बता देंगे बेयर एक्ट से, लेकिन वहां जो कॉन्सेप्ट छिपे हुए हैं, वहां जो वर्ड्स यूज होते हैं, उनका मीनिंग क्या निकलेगा, उनका कॉम्बिनेशन किसी दूसरी सेक्शन के साथ में क्या है, उसके बारे में जब तक आप नहीं जानेंगे तो आप मान के चलिए कि आपको लॉ नहीं आ रहा है। और मैंने यही प्रॉमिस किया हुआ है अपने आप से भी, और आपको भी मैं प्रॉमिस करता हूं कि जितने भी लॉजिकल कनेक्शन एक सेक्शन के साथ होंगे मैं वो सारे बताने की कोशिश करूंगा, जितना मेरे अंदर माइंड है उसको अप्लाई करने के बाद। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि ये कॉन्सेप्ट आपको आज क्लियर हुए होंगे। कोई कंफ्यूजन अगर आपका है तो आप कमेंट कर सकते हैं, धीरे धीरे अभी अगली वीडियो में मैं शायद वो कंफ्यूजन आपके दूर कर दूंगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में बाकी जो सबसेक्शंस बच गई, सबसेक्शन 2, 3, 4 एंड 5, उनके साथ नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलूंगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।